हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए तो सेक्शन नंबर 145 की बात करेंगे। यहाँ पे बेसिकली इस वीडियो के अंदर आपके तीन सेक्शंस को कवर करेंगे। 145 को जिसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट की साइनिंग की बात आएगी, 146 को जहाँ पे एजीएम को अटेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ऑडिटर के ऊपर, और उसके बाद बात करेंगे 147 की जिसके ऊपर यहाँ पे बात होगी पनिशमेंट्स की, कि अगर किसी ने भी इस पूरे चैप्टर में कॉन्ट्रावेंशन किया है तो उसके इसमें क्या पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्यों ना हो, चाहे वो ऑडिटर क्यों ना हो, और चाहे वो ऑडिटर फॉर्म क्यों ना हो। ठीक है, तो इन सारी बातों को करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 145 से, जो की बात करता है कि ऑडिटर्स टू साइन ऑडिट रिपोर्ट ईटीसी। तो देखिए इसका मतलब क्या, देखो ईटीसी यहाँ पे क्यों कवर किया गया, क्योंकि भैया जो ऑडिटर है वो ऑब्वियसली बात है ऑडिट तो करता ही करता है, ऑडिट रिपोर्ट तो साइन करता ही करता है। अलॉन्ग विद दैट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसके ऊपर भी ऑडिटर के साइन किए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑडिट रिपोर्ट इज प्राइमरली थिंग विच इज टू बी साइन बाय ऑडिटर्स, बट अलॉन्ग विद दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी साइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर्स के ऊपर होती है। कौन साइन करेगा, तो ऑब्वियस बात है जिसको अपॉइंट किया गया एज अ ऑडिटर, जिसको एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया गया। अब अपॉइंट किया किस किस को जाता है, तो आपने देखा कि इंडिविजुअल को भी अपॉइंट किया जाता है और उसके साथ साथ हम फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल अपॉइंट हुआ होगा तो इंडिविजुअल साइन करेगा, और अगर फर्म को अपॉइंट किया गया होगा तो उस केस में फर्म साइन करेगी। ठीक है जी, साइन करेगी किस किस चीजों को, तो ऑडिट रिपोर्ट को, अलॉन्ग विद दैट जो हम कहते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स को भी साइन करेंगे। अगर फर्म की बात करते हैं तो आपने देखा था कि फर्म में कौन अपॉइंट हो सकता है, जिसके अंदर मैक्सिमम जो पार्टनर्स हैं वो सारे प्रैक्टिसिंग इन इंडिया हो और वो हमारे एलिजिबल हो फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट। दैट मींस इन शॉर्ट कि जो मैक्सिमम पार्टनर है वो प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होने चाहिए और वो पार्टनर्स हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। ये बात हमने देखी थी। साथ ही में हमने ये भी देखा था कि जब साइन करने की बारी आएगी तो हो सकता है उस फर्म के अंदर नॉन सीए भी होंगे कई लोग, लेकिन जो एज अ ऑडिटर एक्ट करेगा एंड अपॉन दैट वो उसके ऊपर फिर साइन भी करेगा फर्म के बिहाफ पे, वो कौन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके अलावा और कोई एक्ट भी नहीं कर सकता और साइन भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, उसके बाद बात आती है कि अगर तो जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई गई है या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह जिनका ऑडिट किया गया है उसके अंदर अगर ऑडिटर ने कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन या कोई भी कमेंट किया है, जो चीज की हमारी मेंशन है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, तो उन सभी चीजों को रीड आउट किया जाएगा जनरल मीटिंग के अंदर। मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट आप कंपाइल करोगे उसके अंदर अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है, कोई भी ऑब्जर्वेशन है या कोई भी ऐसा कमेंट है किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर, जिसके से हमारी जो कंपनी है उसकी फंक्शनिंग के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट आएगा। कहने का मतलब क्या है कि पूरे साल आपने ऑडिट किया और आपने कुछ ऐसी चीजें ढूंढी जो आपको लगता है कि भैया इसका गलत इंपैक्ट पड़ेगा कंपनी के ऊपर, तो उन चीजों को आपने मेंशन किया अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। अलॉन्ग विद दैट कहा जाता है कि भैया उन चीजों को आप रीड आउट भी करोगे, कहां पे, जनरल मीटिंग के अंदर, जिसमें कि आपको अटेंड होना होता है, वहां पे आप इसको रीड आउट भी करोगे। एंड अलॉन्ग विद दैट जो ऑडिट रिपोर्ट होता है दैट इज टू बी अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर्स ऑब्वियसली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। तो आपके बिजनेस आवर्स में जो ऑडिट रिपोर्ट होता है इसको ओपन फॉर इंस्पेक्शन भी रखना होता है कंपनी के द्वारा, ताकि कोई भी मेंबर अगर चाहे तो उसको इंस्पेक्ट कर सके। तो इतनी सी बात बताता है सेक्शन नंबर 45 कि भैया साइन करना है, साइन करने के साथ साथ अगर कोई भी नेगेटिव चीज है जिसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी ऐसा कमेंट वगैरह, तो आपको उसको रीड आउट करना है। इन शॉर्ट इतनी ही बात बोलता है। इसके ऊपर एक एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है तो इसलिए पढ़ लेते हैं इसको। क्या कह रहा है, जीपी एंड कंपनी एलएलपी इज अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग 35 पार्टनर्स। द फर्म हैज 9 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। बहुत अच्छी बात है। द फर्म वाज अपॉइंटेड एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अपॉइंट कर लिया गया। द फर्म designated Mr. NG Goyal as a signing and engagement partner for the statutory audit of PQR Limited। मतलब इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर बंदे को जिसका नाम है एनजी गोयल उसको डेजिग्नेट कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ साइनिंग एंड एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है जी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एनजी गोयल वाज फुल्ली इन्वॉल्व्ड। एनजी गोयल लगे पड़े थे काम करने में। हाउएवर द फाइनलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टुक लॉन्ग। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनलाइज होने में टाइम लगा। एंड द टाइम व्हेन दे कुड फाइनलाइज, जैसे ही वो फाइनलाइज हुआ, एनजी गोयल हैड टू ट्रैवल फॉर सम अर्जेंट वर्क फॉर अ मंथ आउटसाइड इंडिया। एक महीने के लिए भाई साहब कहीं बाहर चले गए किसी भी अर्जेंट काम की वजह से। एज रिगार्ड द साइनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लीज सजेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी फाइनल हुई, लेकिन जो पार्टनर साहब थे जिन्होंने ऑडिट को पूरा पूरा फाइनलाइज किया था वो है नहीं साइन करने के लिए। अब क्या किया जाए, क्या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन ही ना करें, ऑडिट रिपोर्ट को साइन ही ना करें, बाद में साइन करें, किस तरीके से क्या एक्टिविटी होनी चाहिए? तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, वो आपको देखना है। पहला ऑप्शन कहता है पीक्यूआर लिमिटेड शुड वेट। कंपनी वेट करेगी कि भैया एनजी गोयल वापस आएंगे और उसके बाद एनजी गोयल जो होगा वो बैक डेट पे साइन कर देंगे। मतलब कतई फर्जी करने कह रहे हैं कि भैया पहले वेट कर लो और उसके बाद बैक डेट पे साइन कर लिया जाएगा, बच जाएगी कंपनी की, तो कतई नकली हो गया।
अगला कह रहा है पीक्यूआर लिमिटेड शुड वेट टिल द टाइम एनजीओएल रिटर्न्स एंड ओनली आफ्टर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी साइंड। अब ये कह रहा है कि वेट करो, जब आएंगे तब साइन कर देंगे, बैक डेट पे नहीं करेंगे, करंट डेट पे कर देंगे, लेकिन जब भी आएंगे तब करेंगे। अच्छा जी। तीसरा कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनजीओएल एनी अदर पार्टनर ऑफ द फर्म बीइंग अ सीए कैन साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। कह रहा है कि भैया वो नहीं है पार्टनर, तो उसकी जगह पे कोई और पार्टनर जो होगा फर्म का, जो कि सीए होना जरूरी है, वो साइन कर सकता है। और फिर कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनजीओएल एनी अदर पार्टनर ऑफ द firm being CA can sign the financial statement of PQR Limited, but firm should intimate about the same to the ROC and income tax authority। कह रहा है ऐसा कर तो सकता है कोई और, लेकिन उसके लिए इंटीमेशन देना पड़ेगा ROC को या इनकम टैक्स अथॉरिटी को। इतना टफ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सी पॉइंट था जो कि बिल्कुल बेस्ट है, सही है इसका जवाब, कि अगर कोई पार्टनर अवेलेबल नहीं है जिसने की फाइनलाइज किया है पूरे काम को, पूरे ऑडिट को, बट वो किसी भी अर्जेंट रीजन की वजह से अगर अवेलेबल नहीं हो पाता है फॉर द पर्पस ऑफ साइनिंग, तो उस केस में जिस फर्म का वो पार्टनर था उसी फर्म का कोई और पार्टनर जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, वो साइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड किसी भी इंटीमेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस जगह पे। ठीक है ना, तो सी पॉइंट आपका जो है वो यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 145। अगला सेक्शन आपके पास आता है जो कि अगेन छोटा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 146, जो कि बात करता है ऑडिटर्स टू अटेंड जनरल मीटिंग। मतलब कि जो भी जनरल मीटिंग होगा उसमें ऑडिटर को अटेंड करना जरूरी हो जाता है। अब जरूरी हो जाने का मतलब क्या हुआ कि अगर सोचो कंपनी अगर रिलैक्सेशन दे दे, कंपनी कह दे कि ऑडिटर साहब आपकी मर्जी, आप आना चाहो तो आना, नहीं आओगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर ऑडिटर ने को एग्जाम्पशन मिल गई है तो अलग बात है, बट अगर कंपनी ने कोई ऐसी एग्जाम्पशन नहीं दे रखी तो ऑडिटर के लिए ये मस्ट है कि उसको जनरल मीटिंग अटेंड करना ही पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर जनरल मीटिंग अटेंड करने की यहाँ पे बात आ रही है तो जो भी मीटिंग होने वाली होगी उसके लिए सभी सूचनाएं भी ऑडिटर तक पहुंचनी चाहिए। जैसे कि हम नोटिस वगैरह देखते थे सेक्शन नंबर 101 के अंदर कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वगैरह हो सकता है, एनी कम्युनिकेशन, एनी नोटिस, जो भी जानकारी है मीटिंग के रिगार्ड में, वो सारी चीजें हमारी फॉरवर्ड की जाएगी कंपनी के द्वारा किसको, ऑडिटर को, फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडेंस। ठीक है ना, मतलब आप उसको बुलाना चाह रहे हो तो सारी जानकारी, सारी सूचनाएं, सारी नोटिस, सारे कम्युनिकेशंस वगैरह जो होंगे वो फॉरवर्ड किए जाएंगे ऑडिटर तक, नंबर 1। नंबर 2, ऑडिटर अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी, मतलब कि कंपनी ने अगर उसको सामने से मना कर दिया कि चलो जी कोई दिक्कत नहीं ऑडिटर साहब आप मत आना, तो अलग बात है, अदरवाइज ऑडिटर को जो है वो अटेंड करना ही पड़ेगा। अब अटेंड करने के लिए ऑप्शन क्या है, तो जैसे आपने देखा था मेंबर्स के पास प्रॉक्सी का ऑप्शन होता है, वैसे ही ऑडिटर के पास भी ऑप्शन होता है कि ऑडिटर खुद अटेंड करे या फिर किसी भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज दे, लेकिन जिसको भी वो भेजेगा वो बंदा क्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइड का मतलब क्या हुआ कि वो बंदा क्या होना चाहिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब कि ऑडिटर या तो खुद अटेंड कर ले, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म की बात कर लें कि एक पार्टनर है जो कि ऑडिटर है, अब वो खुद नहीं अटेंड कर पा रहा है तो वो अपने फर्म के किसी और पार्टनर को भेज सकता है, लेकिन वो जो पार्टनर होगा वो क्या होना चाहिए, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड, जो ऑडिटर है उसको या तो खुद अटेंड करना पड़ेगा या फिर किसी पार्टनर के द्वारा भी अटेंड करवाया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है जी। उसके बाद अब ऑडिटर की राइट की बात करो तो ऑडिटर क्या कर सकता है, तो ऑडिटर का ऑब्वियसली बात है राइट टू बी हर्ड, मतलब कि वो सारे मुद्दे जो रिलेटेड है ऑडिटर से, मतलब ऑडिटर जिसके लिए कंसर्न्ड है, मतलब ऑडिटर के मामले में वो चीजें आती हैं, उन सारे मुद्दों को सुनने का पूरा पूरा अधिकार है किसके पास, ऑडिटर के पास। लेकिन कुछ अगर ऐसे भी डिस्कशन हो रहे हैं मीटिंग के अंदर जिसमें कहा जाता है कि भैया ऑडिटर तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है, सपोज हम कोई बिजनेस एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, इस टाइप की कोई भी डिस्कशन है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑडिटर को वो सुनने का मौका ना मिले, बट एनीथिंग विच इज कंसर्न्ड विद द ऑडिटर, उन सारी चीजों को सुनने का राइट रखता है हमारा ऑडिटर इन दी जनरल मीटिंग। ठीक है, तो इतनी सी 3 बातें बता के जाता है सेक्शन नंबर 146। नाउ अगले सेक्शन पे आते हैं। अगला सेक्शन है आपका जो कि कॉन्ट्रावेंशन के ऊपर है कि भैया पनिशमेंट मिलेगी अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो। अब पनिशमेंट किस किस को मिलेगी, तो सबसे पहली बात आती है कंपनी के ऊपर कि अगर कोई भी जो सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 10 के अंदर जैसे सेक्शन शुरू हुआ 139 से और 146, क्योंकि 147 जो है वो अपने आप में किस चीज का है, पनिशमेंट का, और 148 जब आप देखने जाओगे तो वहां पे भी आप देखोगे कि 148 के अंदर भी वायलेशन अगर होती है तो पनिशमेंट जो मिलती है वो एज इट इज मिलती है 147 की तरह। तो इसलिए आप इन शॉर्ट कह सकते हो कि चैप्टर नंबर 10, पूरा चैप्टर नंबर 10 जो है इसके अंदर कितने भी सेक्शंस हैं उनमें से किसी भी सेक्शन का अगर वायलेशन करती है कंपनी तो उस केस में उनके ऊपर पनिशमेंट लगेगा जो कि मिनिमम होगा 25,000 रुपए और मैक्सिमम इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 5 लाख रुपए तक। बात करते हैं ऑफिसर्स के ऊपर। ऑफिसर्स का मतलब कौन होता है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो इस पूरे चैप्टर में अगर कोई भी वायलेशन किया है जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है किसी भी ऑफिसर्स की, तो उस केस में उसको इंप्रिजनमेंट लगेगी कितनी, मिनिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल तक, या फिर उसको फाइन देना पड़ेगा मिनिमम 10,000 रुपए, मैक्सिमम 1 लाख रुपए, या फिर बोथ, मतलब कि या तो इंप्रिजनमेंट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ, या फिर फाइन हो सकता है सिर्फ और सिर्फ, या फिर दोनों की दोनों ही एप्लीकेबल हो सकते हैं फॉर दैट ऑफिसर। बात करते हैं ऑडिटर के ऊपर। अब सबसेक्शन 1 जो था इसका 147 का सबसेक्शन 1 जो था वो बात कर रहा था
कंपनी के लिए और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए, लेकिन ऑडिटर के लिए आपका सबसेक्शन 2 और 3 एप्लीकेबल हो जाता है, जो की बात करता है जहां जहां सेक्शनों में ऑडिटर का रोल है, मतलब कि सेक्शन 139 में ऑडिटर का रोल है, 143 में है, 144 में है, 145 में है, इन सभी जगहों पे जहां जहां पे ऑडिटर का रोल है वहां पे कहा गया कि अगर इनके प्रोविजंस को हमारा ऑडिटर कंप्लाई नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो भी पनिशेबल होगा। पनिशेबल कितना होगा, तो कहा गया मिनिमम जो उसके ऊपर फाइन लगेगी वो लगेगी 25,000 रुपीज और मैक्सिमम जो हो सकता है वो हो सकता है 5 लाख रुपीज, या फिर 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन, मतलब कि उस ऑडिट के लिए उसने जितना भी रेम्यूनरेशन चार्ज किया है उसका 4 गुना करेंगे और विच एवर इज लेस जो होगा वो उसके ऊपर पेनलाइज किया जाएगा, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर ऑडिटर भाई साहब ने जानबूझ के, नोइंगली, इंटेंशनली, विलफुली कंपनी को धोखा देने के लिए, कंपनी के क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए, कंपनी के मेंबर्स को धोखा देने के लिए, शेयर होल्डर्स को धोखा देने के लिए, टैक्स अथॉरिटी को धोखा देने के लिए जानबूझ के कोई ऐसा कांड किया है, मतलब कोई भी भूल चूक ऐसी है जो किसने की है इंटेंशनली, तो उस केस में फिर क्या होगा कि अभी तक तो क्या कर रहे थे हम, सिर्फ और सिर्फ फाइन लगा रहे थे, ठीक है ना, बट अगर इंटेंशनली एक्टिविटी आ जाती है तो फिर कहते हैं कि भाई साहब अब नहीं बचोगे तुम, अब तुम्हारे ऊपर क्या लगेगा, इम्प्रिजनमेंट भी लगेगा, जो कि मैक्सिमम एक्सटेंड किया जाएगा 1 साल का। बीच में और नहीं है, एंड है, एंड में कहा गया कि मिनिमम फाइन लगेगा आपके ऊपर 50,000 रुपीज और उसको मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है 25 लाख रुपीज तक, या फिर जो भी रेम्यूनरेशन आपने चार्ज किया है उसके 8 गुना, मतलब जो भी आपकी रेम्यूनरेशन आ रही है उस कंपनी से फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, उसका 8 टाइम्स तक आपकी जो पनिशमेंट है उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और दोनों में से कंपेयर करेंगे विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस का मतलब कि 25 लाख और 8 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। मिनिमम तो है आपका कि 50,000 को तो आपके ऊपर लगेगा, तो यहाँ पे और नहीं है, बीच में आपका एंड है, मतलब यहाँ पे आपको अगर आपने विलफुली किया होगा, नोइंगली किया होगा तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा और अलॉन्ग विद दैट जो पेनल्टी है वो भी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद बात आती है कि अगर किसी भी ऑडिटर को पकड़ लिया जाए, मतलब साबित हो गया कि हाँ भैया इसने विलफुली ही किया, मतलब जानबूझ के ही किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इम्प्रिजनमेंट और पेनल्टी से नहीं छोड़ दिया जाएगा, इंप्रिजनमेंट लगेगी, पेनल्टी देना पड़ेगा, अलॉन्ग विद दैट जो भी आपने कंपनी से रेम्यूनरेशन चार्ज किया है वो सारे रेम्यूनरेशन को आपको रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है जी, वो भी पैसे चले गए। उसके बाद अगर आपके इस डिफॉल्ट के वजह से, मतलब आपने जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई डिस्क्लोजर वगैरह नहीं दिया, ऑडिट रिपोर्ट में कोई डिस्क्लोजर वगैरह देना था नहीं दिया, कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट आपने लिखी उसके अंदर, जिसके वजह से किसी भी कंपनी मतलब जिस कंपनी का आप ऑडिट किया उस कंपनी का या फिर किसी स्टैच्यूटरी बॉडीज का या अथॉरिटीज का या फिर किसी मेंबर का या फिर किसी क्रेडिटर का, मतलब कहने का मतलब है कि कंपनी या फिर उससे रिलेटेड किसी भी अथॉरिटी या पर्सन का अगर कोई भी डैमेज हुआ है तो उस डैमेज को भी पे करेगा वो ऑडिटर, उस डैमेज की भी भरपाई करेगा वो ऑडिटर। तो कहीं ना कहीं 4 पेनल्टी लग गई, इंप्रिजनमेंट भी हो गया, पेनल्टी भी लगेगा, आपको रिफंड भी करना पड़ेगा रेम्यूनरेशन, एंड चौथा आपको आएगा कि आपको डैमेजेस भी अगर किसी को हुए हैं तो वो भी आपको बियर करना पड़ेगा, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद कहता है आपका सबसेक्शन नंबर 4, वो क्या कहता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर सकती है किसी भी बॉडी को, किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी ऑफिसर को, ताकि वो ये देखे कि भैया डैमेजेस वगैरह की जो प्रॉम्प्ट पेमेंट है वो हुई है कि नहीं हुई है, और अगर हो गई है तो उसके रिगार्डिंग वो एक रिपोर्ट फाइल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया आपने नोटिफिकेशन के अंदर जो भी गाइडलाइंस दी थी, जो भी प्रोसीजर बताया था, उस तरीके से ही जो भी डैमेजेस पे होने थे वो पे हो गए हैं, कोई भी उसके अंदर कमी नहीं है। इस चीजों के लिए भी एक पावर रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास, जो कि सबसेक्शन नंबर 4 में डील किया जाता है। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है सबसेक्शन नंबर 5, जो कि बात करता है ऑडिट फर्म की लायबिलिटी के ऊपर। अब ऑडिट फर्म की लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी आपका डिफॉल्ट हुआ है तो उसके अंदर क्या होगा, अगर ऑडिट फर्म की बात करें तो अगर प्रूव हो जाता है कि कोई भी पार्टनर या पार्टनर्स उसके अंदर आपके इन्वॉल्व थे, उस एक्टिविटी के अंदर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है या फिर कोई भी ऐसा फ्रॉड हुआ है जिसके अंदर आपका भी हाथ है, या आपने कोई चीज जानते हुए नहीं बताई, नहीं मतलब उसको छुपाना नहीं चाहिए था लेकिन आपने उस चीजों को छुपाया है, तो इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी अगर प्रूव हो जाती है अगेंस्ट दी ऑडिट फर्म, जिसके अंदर ऑब्वियसली बात है पार्टनर भी हो सकते हैं और कई सारे पार्टनर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उस टाइम पे चेक किया जाएगा कि भैया ये जो आपने कांड किया, मतलब कि जो आपने ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है, ये सिविल लायबिलिटी के अंदर कवर होती है या क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर कवर होती है। तो इसके लिए हमारे कंपनीज एक्ट में एक सेपरेट सेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, या फिर कोई और लॉ भी अगर उस लायबिलिटी के ऊपर लग रहा है, मतलब जो भी आपने फ्रॉड किया उसके ऊपर अगर कोई और लॉ भी इन्फोर्स हो रहा है तो उस लॉ के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा कि क्रिमिनल लायबिलिटी एप्लीकेबल है या सिविल लायबिलिटी एप्लीकेबल है, और जो भी लायबिलिटी एप्लीकेबल होगी उस लायबिलिटी के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा उन सभी पार्टनर्स को अलॉन्ग विद दैट ऑडिट फॉर्म को। ठीक है जी।
अब जहां पे दो लाइबिलिटी आ गई, वहां पे एक चीज देखनी जरूरी है कि जो आपको सिविल लाइबिलिटी होती है और जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है उसमें क्या फर्क है। सिविल लाइबिलिटी में बेसिकली ये होता है कि आप पनिशमेंट वगैरह मतलब फाइन वगैरह पे करके छूट सकते हो, बट क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या होता है कि आपको अदर देन फाइन लाइक इंप्रिजनमेंट वाली जो सिनेरियो है वो भी अराइज हो जाती है। अब इंप्रिजनमेंट वाली सिनेरियो का क्या मतलब हुआ कि अगर सपोज करो एक फर्म है, उस फर्म के अंदर 10 पार्टनर है, 10 पार्टनर ने किसी 2 पार्टनर को किसी ऑडिट में लगे हुए थे और वहां पर उन्होंने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की। अब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की और पता लगा कि क्रिमिनल लाइबिलिटी है, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी अगर होगी तो जहां पे जेल जाने की संभावनाएं भी हैं और अलॉन्ग विद दैट आपको फाइन भी देना पड़ेगा। तो बाकी के जो 8 पार्टनर है क्या वो भी फंस जाएंगे? अब सोचो कि 2 पार्टनर इन्वॉल्व थे, बाकी 8 पार्टनर जो है वो इनोसेंट है, उन्हें कुछ नहीं पता, तो क्या वो भी फंस जाएंगे? तो कहा जाता है क्या कि अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी का केस आता है, ठीक है, मतलब लाइबिलिटी अदर देन फाइन विच इज नॉर्मली कॉल्ड इम्प्रिजनमेंट, कि फाइन के अलावा कोई भी लाइबिलिटी अगर अराइज होती है जिसे हम इन जनरल कहते हैं इम्प्रिजनमेंट की लाइबिलिटी, तो उस केस में जो वो 2 पार्टनर है जो कि इंगेज थे उस फ्रॉड के अंदर, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर इम्प्रिजनमेंट लगेगी, बाकी के जो 8 इनोसेंट पार्टनर हैं वो सिर्फ फाइन देके छूट जाएंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं फॉर्म के आप पार्टनर हो तो आप दोषी तो हो ही, आपको फाइन तो देना ही पड़ेगा, लेकिन आपको जेल जाने की आवश्यकता नहीं है। जेल सिर्फ वही जाएंगे जो कि एक्चुअली उस फ्रॉड के अंदर शामिल थे या उनका उसमें हाथ था। ठीक है जी, तो ये चीज आती है हमारी लाइबिलिटी फॉर्म के रिगार्ड में। जो आपकी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी जज की जाएगी वो की ही जाती है अलॉन्ग विद दैट आपको पता ही है सेक्शन 447 के अकॉर्डिंग फ्रॉड की पनिशमेंट जो होती है उसके लिए लायबल होंगे हमारे वो सभी पार्टनर्स जो कि इंगेज थे इस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, तो ये फ्रॉड को लेके आपके 5 सब सेक्शन है जो कि डिस्कस किए जाते हैं सेक्शन नंबर 147 के अंदर। एक लौता सेक्शन आपका बचता है जो कि इन शॉर्ट कहा जाता है कॉस्ट ऑडिट, बट इसके अंदर कई सारे और फैक्टर्स भी हैं जिसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।